स्टूडेंट्स, आज आप लोग का पार्ट 14 होगा गबन का। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके। जालपा उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है रतन, तो इसके माने यह है कि अब वह चीज़ नहीं न बनाएगा। जालपा जो चाहे समझ लो रतन, तो मेरे रुपए ही दे दो। बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसलिए वह बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपए रहने दो। जालपा मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दे। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहे या न रहे। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते, न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जालपा तो यहाँ भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वही दुर्घटना फिर तो हो जाए तो कहीं के न रहे। रतन अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना शराब का पिंड न छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूम कर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। घबरा कर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? जालपा उसी के रुपए तो तुमने ला कर रखे थे, तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वो आई और कंगन कंगन मांगने लगी। मैंने झलाकर उसके रुपए फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो न थे? जालपा मांगे क्यों नहीं, हाँ जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसे सख्ती मिजाज वालों का रुपए मैं नहीं रखती। रमानंद ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे कोई काम मत किया करो। जालपा तो अभी क्या हुआ, उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ, मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे। रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की शक्ति भी उसमें न रही। रुआसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत न किया कि मुझसे मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झलाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांतचित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिसमें वह यहाँ आई, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या सामर्थ्य सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन न घूमने जाता तो कौन सा मारा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे को आती। लेकिन मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाए। क्यों न चलकर कहूँ, मैंने सुना है रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए न लाया था, शराब से इसलिए मांग लाया था जिसमें जिसमें वो चीज बना कर दे दे। संभव है वह खुद लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए। यह निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव दावत पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहाँ बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झूला रही थी। हुक हु हक मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रामा बाबू, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं। रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई वकील। आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा। और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। वो क्या आज़ादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है कि वही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं, इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद एवं यह सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है।
रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था उसके आधार पर बोला, हाँ वहाँ स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस नॉनसेंस। अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहाँ लड़के लड़की एक साथ शिक्षा पाते हैं वहाँ यदि जाति भेद बहुत ही महत्व की वस्तु नहीं रह जाती है। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। यह समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती है। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूँ। कितनी सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं है। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद न आया। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे हम अवनति की ओर खिंचते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 वर्ष के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं, 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती है। कोई कुछ नहीं कहता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। हम बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वह बुढ़ापे में, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वह परमु खापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी कामना यही थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए। वकील, रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है, न जाने कहाँ से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो यही चाहता था। चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। यह कहकर वह पक्के चबूतरे में बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सबके सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी। पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी बैठे मुंह ताके। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से ना मात्र को भी प्रेम न था, पर इस वक्त फंस गया था, क्या करता। आखिर आध घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े। रतन को झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपए की सुध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठे डरता था। एक बार स्त्रियों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा। पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे। रतन तो बच्चों को लेकर बैठ गई और यह गीत गाने लगी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पाँव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से गिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है। और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूला न आई। यही मतलब गाना गा रही थी। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगे। रतन, आपको पेंग मारना नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले। रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न झूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊँगा। रतन, अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी तो नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है। खूब झूल कर जाइएगा, कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे।
रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश न रहा। पाँव आपहिया पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसे साइकिल घुमा दी, कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा। असंकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई, वहां से चुपचाप अपना मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हवा तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपये थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने गिनी भी नहीं, गिना भी नहीं, जरूर कहती। कहीं ऐसा ना हो कि थाली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे। गजब हो जाएगा। कहीं का ना रहूं। क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपये मांग लाऊं, लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह 200 रुपये मिल भी गए तो भी 500 रुपये की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बड़ा बेड़ा पार लगावे तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध न हुआ तो क्या होगा, यह सोचकर वह काँप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ू, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सराफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए, रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने बिना भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो गंगू के रुपए चुकाए, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए न ले लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 48 होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए। सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढांढस रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई, कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूंगा। यो जब कहो तब चला आऊंगा। क्यों इस वक्त अपने सेठ जी से 400 500 रुपए का बंदोबस्त न करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही वसूल किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झलाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूँ। इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली। अधीर न हो तो क्या हो, कल कम से कम 200 रुपये की फिक्र रखिएगा। रमानंद, मैंने कह दिया मेरे पास सभी रुपए नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस समय पर कहते हो रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी आएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तगाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़ी आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो नहीं निकले, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी बड़ी भूल की, बहुत भारी भूल की। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वह मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1,000 से कम न हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाते। मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सर करने जाती? सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा। मगर यहाँ तो उस रोब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वाह रे बुद्धि! दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई किवाड़ लेकर चारपाइयाँ क्यों बिनवाई? उसने रास्ते में ही उन सारे खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे उसकी चिंता नहीं रहती थी कि क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहिर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रामानंद, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठा कर दे दिए। उसमें 200 रुपये मेरे भी थे।
जालपा, तुम मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो ना था, मगर उसके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वह आप ही भेज देगी। रमानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा, कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास है। रमा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो न तुम्हारे पास, इतने रुपए कहाँ से आए? जालपा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपये देने कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपये वह दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूँ, 100 रुपये मेरे पास ही है, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यह 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नज़र नहीं आता था जिसे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात का? क्या मैं उदास हूँ? जालपा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बातें नहीं बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता। जालपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है? रमानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूँ। जालपा, वह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देखती। रमानाथ, वहाँ तुम अपनी प्रतिमा देखती। सो ये आपका पार्ट 14 हुआ। इसके बाद 15 पार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।